गुड इवनिंग बच्चों। मुझे इस क्लास में हमेशा विमेन एम्पावरमेंट क्यों दिखता है? आई डोंट नो व्हाई, है ना। चलिए, आई होप कि आप सब ठीक हैं, हेल्थ वेल्थ एवरीथिंग इज फाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट। किससे इससे व्हाट आई हैव टू प्रेस? ओके, भाई और बहनों नमस्कार। आज रात 8 बजे, 8 बजे ही तो आते हैं ना हमारे पीएम। सभी मेरे 130 करोड़ देशवासियों को दिल से मेरा अभिनंदन। चलिए शुरू करते हैं। इन लास्ट लेक्चर वेयर वी वर व्हाट वी वर डिस्कसिंग, क्या डिस्कस कर रहे थे हम एक्सेप्टेंस डिस्कस कर रहे थे। एक्सेप्टेंस कौन सा सेक्शन में बताई गई है? रितु बताइए, कहाँ डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सेप्टेंस को? देखो, रिवीजन तो मैं जरूर कराऊंगी 10 मिनट्स का या 5 मिनट्स का, जो भी है, जो भी पढ़ा है पीछे, सो दैट यू भूलने नहीं दूंगी आपको। आप इसे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगी, है ना। तो ये रिवाइज तो मैं कराती ही रहूंगी। अब बताइए मुझे, कहाँ पे सेक्शन का कहाँ पे एक्सेप्टेंस को बताया गया है बेटा? सेक्शन 2B। वेरी गुड, सेक्शन 2B में एक्सेप्टेंस को बताया गया है। और एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति, अपनी हाँ देना। और किस बात के लिए हाँ देना? जो ऑफर हमें आया है उसकी एक्सेप्टेंस देना। ठीक है, ये है एक्सेप्टेंस। अगर हम इसे अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो बस हमें थोड़े से रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं, ज्यादा नहीं। एक्सेप्टेंस को उन्होंने ये बताया है कि व्हेन अ पर्सन टू whom the proposal is made, I'm going to repeat this, ठीक है। although in last lecture we have discussed the acceptance definition in detail, हम डिटेल में कर चुके हैं इसको, but I'm going to revise it once again for you. Acceptance when the person to whom the proposal is made, जब वो व्यक्ति जिसको प्रपोजल किया गया है, प्रपोजल के लिए हमेशा देयर मस्ट बी टू पार्टीज, दो व्यक्ति होने चाहिए। कोई अपने को थोड़ा ही ना कर लेगा, है ना, अपने को थोड़ा ही ना ऑफर कर लेगा, एक्सेप्टेंस कर लेगा। उसके लिए व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? दूसरी पार्टी की जरूरत होती है जिसको ऑफर किया जाता है। तो जिसको ऑफर किया गया है ना बच्चों, अब उसकी एसेंट आ रही है, वो हाँ कर रहा है, तो एक्सेप्टेंस हो गई। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो फिर कोई कहानी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, है ना। तो उसने एक्सेप्टेंस दी, यस आई वांट टू परचेज, सपोज यही है। अच्छा, सपोज ए है, ए बी से एक कार खरीदना चाहता है। बी ने ऑफर किया, या ए ने बोला कि आई वांट टू परचेज योर दिस कार इन 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो अब बी ने बोला ओके आई एम अग्री, मैं सहमत हूं, आप और मेरी हाँ है इस चीज के लिए, आप इसे ले जाइए, है ना। तो बी ने क्या किया? बी ने एक्सेप्टेंस दे दी।
अब क्या हुआ, उस प्रपोजल की जैसे ही एक्सेप्टेंस हुई तो प्रॉमिस बन गया। और एक्सेप्टेंस में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted। वहां पे क्या कहा जाता है कि उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अगर वो मना कर देता गाड़ी देने से अपनी बी, तो क्या कहा जाता, प्रपोजल इज रिजेक्टेड। समझ रहे हो ना। लेकिन जैसे ही उसने हाँ की, एक्सेप्ट किया उस चीज को, एक्सेप्ट किया, दैट मींस प्रॉमिस हो गया दोनों के बीच में। अब दोनों लीगल रूल से बन गए अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना। द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल चीज है। जनरल आप किसी को भी बताओगे जो सीए की स्टडी नहीं कर रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है, वो भी समझ जाएगा। समझ रहे हो ना। तो मुझे नहीं लगता कि एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम किसी को है, राइट नाउ। और मैंने इसको आई थिंक एक्सप्लेन करके भी आप लोगों को बता दिया था। व्हेन द पर्सन टू whom proposal is made, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया कि बी से वो गाड़ी खरीदना चाहता है इन 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपये में, तो क्या होगा वहां पर जो बी एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है मैं अपनी गाड़ी तुम्हें देने के तैयार हूं, वो एक्सेप्टेंस दे रहा है अपनी, वो हाँ कि ठीक है ओके। तो जैसे उसने ओके की, वहां पर वो बन गया, प्रॉमिस बन गया, एक वादा हो गया एक दूसरे के लिए, एक समझौता हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। एग्रीमेंट तो नहीं बोलेंगे जब हम when we are studying these laws like contract act, so we have to focus on each and every words what we are speaking। जो हम बोल रहे हैं हमें उन पे फोकस करना है कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि प्रॉमिस हुआ है अभी, तो एग्रीमेंट तो अभी हुआ ही नहीं। समझ रहे हो ना। अभी तो प्रॉमिस हुआ है, अभी तो चीजें बाकी हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई थी, वो डेफिनेशन थी सर विलियम एंसन की। मुझे कौन बताएगा वो डेफिनेशन, बता दो अपने आप से, कौन बताएगा बेटा। मुझे मयंक बताएगा वो डेफिनेशन। मयंक, टर्न ऑन Yes, योर ma'am. कैमरा। Kindly turn on your camera. Okay. Now tell me what is acceptance according to Sir William Anson. आप तो पिछली क्लास में थे बेटा। ओ, फिर टर्न ऑफ Yes, कर ma'am. दिया। अगेन योर कैमरा इज टर्न ऑफ। कोई और भी बैठा है, Ma'am. बैठी है क्या साथ में? नहीं मैम, आई एम अच्छा, टेलिंग। किसी को फ्री में बिठा लियो, आ जाओ भाई, आ जाओ तुम भी मेरे साथ ही पढ़ लेना, फिर उसके बाद कहीं चलेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। तो फिर ये टर्न ऑफ क्यों किया कैमरा? मैम टर्न ऑन कहीं नहीं करो। है। कहाँ हूँ मयंक, कहाँ गए भाई? यस मैम। ओके, बताइए अकॉर्डिंग टू सर विलियम व्हाट इज एक्सेप्टेंस? According to Sir William Anson, acceptance is to offer what सॉरी a सॉरी, क्या बोला lighted आपने? is to क्या बोला आपने? वर्ड acceptance. एश्योरेंस। Acceptance is to offer. लिसन लिसन Ma'am, मैम। acceptance. यस एक्सेप्टेंस। मैम को सुनवाओ भाई अच्छे से। दिस कम इनटू माय नॉलेज, दिस मस्ट बी कम इनटू माय नॉलेज, है ना। चलिए, एक्सेप्टेंस इज क्या? To offer what a lighted वेरी गुड वेरी match गुड। is to a train gunpowder. अच्छा, वेरी गुड। मैंने इसे समझाया भी था शायद। अब इसे Yes, ये ma'am. ओके, ओजस्विनी टर्न ऑन योर कैमरा। टेल मी द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंसन। मैम मुझे बतानी है ना?
यस बेटा, आपको बतानी है। ऐसे काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा। बताओ। मैं एक्सप्लेन कर हिंदी में मैम इसे। हाँ नहीं, आप इसे पढ़िए पहले। ओके ओके ओके। मयंक, अकॉर्डिंग टू सर, लिसन, सॉरी मयंक, मैं आज जो पढ़ाऊंगी कुछ लीगल रूल्स कराऊंगी रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस। वे में सारे के सारे टिप्स पे आपके लर्न होने चाहिए, और कल मैं मयंक आपसे पढ़वाऊंगी उनको। ठीक है बेटा? ओके मैम। हाँ, या सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। फोकस इज फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ दिस क्लास। यू मस्ट बी फोकस्ड। दुनिया में किसी चीज का खेल नहीं है, बस एक ही वर्ड का खेल है, दैट इज फोकस। चलिए पढ़िए बेटा ओजस्वनी। according to Sir William Anson, acceptance is to offer what a lighted match is हाँ, to a train of gunpowder. वेरी गुड। इसे मतलब एक्सप्लेन भी करेंगे आप? ये था, हाँ जी मैम, मैच स्टिक जो जलाकर गन पावर की ट्रेन में डाल दी, तो वो मतलब जो गन पावर जल गया वटेवर जो भी है वो वापस नहीं आ सकता, ऐसी हमारी एक्सेप्टेंस वापस नहीं ली जा सकती। Very good, very good. Yeah, that means if you have given your words to another party and you have accepted proposal, you can't go back from your words. आप अपने शब्दों से वापस नहीं जा सकते हो किसी भी कीमत पर। देखो मैं क्या वर्ड यूज कर रही हूं, किसी भी कीमत पर। अगर आपने एक्सेप्टेंस दे दी एंड दैट एक्सेप्टेंस हैज कम इनटू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, और वो एक्सेप्टेंस ऑफरर की नॉलेज में आ गई, फिर वापस नहीं हो सकती। फिर तो आपको वो गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, चाहे आप लोन लेके खरीदे, अपने फ्रेंड से लें, किसी से भी लें, फिर आपको खरीदनी है, बिकॉज यू हैव टू कीप योर वर्ड्स। यहाँ पे लोग क्या कहता है, किसको प्रोटेक्ट किया, यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट किया। देखो ऐसा नहीं है कि आपने जब चाहा अपनी जबान दे दी और जब चाहा आपने प्रोमिस कर लिए, नहीं। आपको प्रोमिस करने से पहले टाइम दिया गया था, आपको एक्सेप्टेंस देने से पहले टाइम दिया गया था, आप उस वक्त सोच सकते थे। ऐसे ही ऑफर के लिए है, आपको ऑफर करने से पहले बहुत समय दिया गया था, आप तब सोच सकते थे। लॉ तमाशा नहीं है, कोर्ट तमाशा नहीं है कि जब चाहोगे आके मदारी वहां पे तमाशा या खेल दिखा देगा, नहीं। इट इज रिजिड इन इट्स नेचर। अपने नेचर में इसकी रिजिडिटी है, थोड़ी सी कठोरता है, थोड़ी सी दयालुता है। सी, यहाँ पे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, समझ रहे हो ना? तो अगर आपने प्रॉमिस किया है, इफ यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट सम प्रपोजल, अगर आप कोई प्रपोजल स्वीकार करने जा रहे हो, तो नाउ एंड व्हेन यू हैव एक्सेप्टेड दैट प्रपोजल, और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, अब किसी भी सूरत हाल आप वापस नहीं जा सकते, आपको उस प्रॉमिस में रहना पड़ेगा। अदरवाइज द अदर पार्टी, अगर आप वापस जा रहे हो, that can claim against you in court of law, वो कोर्ट ऑफ लॉ में आपके अगेंस्ट क्लेम कर सकती है। देखिए मेरे राइट का वायलेशन कर दिया, देखिए ये तो मेरे साथ खेल गया, समझ रहे हो ना? तो तमाशा तो नहीं होने दिया जाएगा किसी का किसी के साथ भी, सबको प्रोटेक्ट किया है, चाहे वो ऑफरर है चाहे वो ऑफरी है। ठीक है बेटा? नाउ ये चीज हमारी हो गई थी। एक्सेप्टेंस ये सबको लर्न करनी है, डेफिनेशन मैंने बोला था। आई होप कि सबने लर्न की होगी ये। कृतिका लर्न किए बेटा? नहीं मैम, एक्चुअली मैं पिछली क्लास में नहीं थी। अच्छा, आप पिछली क्लास में नहीं थे? ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्लास ऑफ लॉ, बिजनेस लॉ? ये आपकी पहली क्लास है बेटा? मैम सेकंड क्लास। सेकंड क्लास है, तो पहली क्लास में इससे जो, अच्छा आप पिछली में नहीं थी, ओके। तो आपने किसी से पूछा भी नहीं कि क्लास में क्या हुआ? पूछ लिया करो, ठीक है? या फिर डायरेक्ट मेरे से बात कर लिया करो। वी आर हियर फॉर यू, हम यहाँ आप लोगों के लिए तो हैं। चलिए, द इफेक्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, कौन सा ऑब्जर्वेशन? जो ये एंसन की डेफिनेशन है, इसकी ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है। द इफेक्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट व्हेन एक्सेप्टेंस triggers cannot be recalled or undone। जब एक बार छूट गया तो छूट गया। अच्छा, एक व्हाट्सएप चल रहा है ना, अब व्हाट्सएप पे भी एक्सेप्टेंस और प्रपोजल जाते हैं ना? बहुत जाते हैं मैडम।
ज्यादातर व्हाट्सएप से ही जाते हैं, आपको क्या पता, नई जनरेशन का प्रपोजल ज्यादातर व्हाट्सएप से ही जाते हैं। पहले क्या था, अगर एक बार व्हाट्सएप से हाँ कर दी, कंसेंट दे दी, फिर कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन अब एक ऑप्शन आ गया व्हाट्सएप पे, तुरंत डिलीट फॉर एवरीवन, डिलीट फॉर मी आता है ना, ये डिलीट फॉर एवरीवन, फटाफट डिलीट कर दो अगर आप नहीं चाहते हो, और उस फटाफट डिलीट में जो भेजने वाला है ऑफर वो बच जाता है, या फिर वो जो एक्सेप्टेंस कर रहा है वो बच जाता है। लेकिन अगर वो सीन का आ गया, उसने पढ़ लिया उससे पहले, डिलीट फॉर एवरीवन से पहले अगर उसने पढ़ लिया बेटा, हाँ, ये कौन हंस रहा है भाई, मजा आ रहा है ना, डिलीट फॉर एवरीवन से पहले अगर आपने वो देख लिया, फिर आप गए, आपके कंसेंट जा चुके हैं, अब आप कहीं नहीं जा सकते, अब आपकी हाँ हो चुकी है, मरना जीना फिर उसी के साथ है जिसको हाँ किया। ठीक है, अब अंडू का ऑप्शन नहीं है वहां, याद रखना, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ अंडू, है ना, एक्सेप्टेंस अगर दे दी है तो अंडन नहीं हो सकता। बट देयर इज अ चॉइस टू पर्सन हु हैड द ट्रेन टू रिमूव इट बिफोर द मैच इज अप्लाइड। यस, आपके हाथ में माचिस है, तो उस माचिस को अप्लाई करने से पहले आपके पास टाइम है। आप सोचिए, अप्लाई योर माइंड बिफोर प्रेसिंग द ट्रिगर, और ये आपको ही सोचना होगा, इट इज ओनली यू, फिर इसमें कोई कोर्ट कोई लॉ कुछ नहीं कर सकता, इट इज ओनली यू। But there is a choice to person who had the train to remove it before the match is applied. It in effect means that the offer can be withdrawn just before it is accepted. लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लो प्लीज, अंडरलाइन कर लो कि बिफोर एक्सेप्टेड कुछ भी करो, ठीक है। लेकिन अगर एक बार हाँ हाँ कर दी, वो ध्यान से हाँ करनी पड़ेगी, वो ध्यान से किसी उसमें एग्रीमेंट में जाना पड़ेगा, तो उसके बाद लॉ भी आपकी हेल्प के लिए नहीं है। जागो ग्राहक जागो, ये आपने पढ़ा है ना, तो द लाइबिलिटी द बर्डन टू प्रूव इज ऑन यू नाउ। दिस मीन्स एज सुन एज द ट्रेन ऑफ गन पाउडर इज लाइटेड इट वुड बी एक्सप्लोड। जैसे ही, इसका मतलब ये है जैसे ही लाइट उस गन पाउडर से मिली तो वो एक्सप्लोड होती है, फट जाती है तुरंत, बम फटते हुए तो देखे होंगे, है ना। तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। ट्रेन ऑफ गन पाउडर मीन्स ऑफर इन इटसेल्फ, बट इट इज द लाइटेड मैच। लाइटेड मैच क्या है? एक्सेप्टेंस। लाइटेड मैच क्या है? एक्सेप्टेंस है। तो उसमें क्या होगा? लाइटेड मैच एंड एक्सेप्टेंस। व्हाट इज? जब ऑफर है वो तो गन पाउडर है, और जो माचिस की तीली वो एक्सेप्टेंस है। तो जैसे गन पाउडर तो वहां है, जैसे ही माचिस की तीली लगी उसके बाद आप कुछ नहीं सर हो सकता वहां पे, अब तो कुछ होगा ही नहीं, अब तो एक्सेप्टेंस हो चुकी है। मेरे ये वर्ड्स याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं। वंस यू हैव गिवन एक्सेप्टेंस यू कांट गो बैक फ्रॉम योर वर्ड्स। एक बार अगर आपने एक्सेप्टेंस दे दी, एक बार अगर आप प्रॉमिस में आ गए, आप कोई चांस नहीं है, लॉ भी आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, कोर्ट भी आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ it is on you. The significance of this is an offer in itself cannot create any legal relationship, but it is acceptance by the offeree which creates a legal relationship. Once an offer is accepted, it becomes a promise and cannot withdraw or revoke. वो ये जो मैंने बताया है, बस ये लिखा हुआ है, आप अगर इसकी प्लेन रीडिंग भी करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आता चला जाएगा। An offer remains an offer so long as it is not accepted. एक ऑफर ऑफर ही रहता है जब तक वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एंड ऑफर रिमेन्स, आपको एक एक लाइन आपके स्टडी मेट की पता होनी चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। पूरा स्टडी मेट पढ़ डालो, और पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पेज पलट दिया, आज मेरे 10 पेज हो गए, आज मेरे 12 पेज हो गए। पेजेस से मतलब नहीं होता पढ़ने का, आपकी अंडरस्टैंडिंग से उसका मतलब होता है, आपने उसे कितना पढ़ा है। इट इज योर अंडरस्टैंडिंग कि आप उसे कैसे पढ़ना चाहते हो, ठीक है। एन ऑफर रिमेन्स एन ऑफर सो लॉन्ग
इट इज नॉट एक्सेप्टेड, जब तक ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तब तक वो ऑफर ही रहता है। किसी चीज की वैल्यू, ये एक हाथ से काम करते तो हैं, लेकिन जब दोनों हाथों से काम होते हैं तब वैल्यू ज्यादा हो जाती है बेटा, समझ रहे हो ना। तो ऑफर जैसे ही एक्सेप्ट होता है, क्या होता है, वो एक्सेप्ट हो जाता है और एक्सेप्टेंस उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। इट इज नॉट बट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट एज सून एज इट इज एक्सेप्टेड, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जैसे ही उसे एक्सेप्ट किया जाता है। प्रॉमिस कब बनता है? क्या कोई अकेला व्यक्ति ऑफर फेंक दिया और मैंने हाँ मतलब अपनी मन मन में सोच गया, अरे हाँ उसने तो मुझे हाँ कर दिया है ना, और मैं खुश हो गई या हो गया, ऐसे ऐसे ख्याली पुलाव नहीं करना है जब तक हाँ ना आए एक्चुअल में, है ना। आसमान में उड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो एक्सेप्टेंस तो बाय रिटन, बोल करके, लिख करके। हाँ, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो प्रपोजल और जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वे बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज भी होते हैं, तो एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज भी होती है। मैंने आपको रेलवे का एग्जांपल दिया था, इसमें ट्रेन का एग्जांपल दिया था, जैसे आप टिकट खरीदते हो और उसमें चढ़ जाते हो, पर आपको क्या पता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप बंध गए हो बाय योर, जैसे ही आप उसमें बोर्ड हो रहे हो आप कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए। दिस इज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। टिकट खरीदना, ट्रेन आके रुकी, आप उसमें चढ़े, ये अपने आप में आपका कंडक्ट शो कर रहा है दैट यू हैव एक्सेप्टेड द सर्विस ऑफ रेलवे। आपने रेलवे की सर्विस यहां एक्सेप्ट कर ली। अब हम कुछ ऐसे लीगल रूल्स पढ़ते हैं जो एक्सेप्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे थोड़ा कोई भी आगे कर देगा। एक्सेप्टेंस तो ए ने बी को की है, क्या उसके बिहाफ पे सी आके कर देगा एक्सेप्टेंस? नहीं कर सकता। इंग्लिश लॉ में कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, हमारे यहाँ कुछ एक्सेप्शन है। अदरवाइज क्या लिखा है डेफिनेशन में? डेफिनेशन में क्या वर्ड यूज हुआ है? कौन स्वीकार करेगा? टू होम इट इज मेड। क्या वर्ड यूज हुआ है? टू होम इट इज मेड। जिसको ऑफर किया गया है सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा, समझ रहे हो ना, कोई दूसरा नहीं कर सकता। सी सो हेडिंग डाल लीजिए लीगल रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस, और ये लीगल रूल्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। कल भी मेरी क्लास है, कल मैं सुनूंगी, ये आपका होमवर्क है, याद रखना, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स हैं जो हम अब करेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत फोकसली करेंगे। और प्लीज अगर कोई मोबाइल में लगा हुआ है, किसी का दिमाग किसी की चैटिंग में लगा हुआ है, तो वो थोड़ी देर के लिए उसे एक तरफ रख दीजिए। है ना, अपॉइंटमेंट बाद में कर लेना, ठीक है। पहले हमें लीगल रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस, कुछ लीगल रूल्स है, कुछ बातें हैं जो आपको फॉलो करनी होंगी बिजनेस वर्ल्ड में। फर्स्ट इज acceptance can be given only by the person to whom it is made। आप अपने स्टडी मैट में ये हेडिंग देखिए कहां लिखा हुआ है। आई होप, अरे हाँ वो तो मैं भूल ही गई, आई होप कि सबने स्टडी मैट ले लिया होगा, सबके पास बेयर एक्ट होगा। ये क्या मैं उम्मीद करके चलूं चैट बॉक्स में हाँ ना डालू भाई, जिसके पास भी है। बेयर एक्ट नहीं है, बेयर एक्ट नहीं है, लेकिन स्टडी मैट है। सर मैम बेयर एक्ट नहीं है। बेयर एक्ट नहीं है, स्टडी मैट है। बेयर एक्ट मत लो भाई, स्टडी मैट ले लो, आपको स्टडी मैट लेना ही पड़ेगा। नो मैम मेरे पास नहीं है। भवेश बेटा, ओके यस मैम। स्टडी मैट ले लीजिए आप जल्दी से जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल। ओके मैम। क्योंकि इसके बिना तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। मैं यहाँ कुछ करा रही हूँ, आप कहीं कुछ और कर रहे हो, कि समुद्र में तैरोगे पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो आपको सबसे पहले, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, आपको सबसे पहले स्टडी मैट खरीदना है। खरीदो, पीडीएफ करके डाउनलोड करके पीडीएफ निकालो, प्रिंट आउट निकालो,
इट इज योर चॉइस, बट आपके पास पढ़ने के लिए रिटन स्टफ होना चाहिए, एंड रिटन स्टफ इसमें क्या है आपका स्टडी में। ओके मैम। ठीक है, चलिए अभी आप लिखेंगे जो मैं लिखवाऊंगी, ठीक है। दैट इज लीगल रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहला है कि एक्सेप्टेंस कैन गिवन ओनली, सी द वर्ड्स, ये वर्ड देखो बेटा, ओनली वर्ड यूज हुआ है आपके स्टडी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ये एक्सपेक्टेशन रहती है हमारी कि अगर एक्सेप्टेंस देगा तो सिर्फ वही व्यक्ति देगा जिसको प्रपोजल किया गया है, जिसको ऑफर किया गया है ना, ओनली। अगर एमसीक्यूज में आ रहा है या किसी में भी क्वेश्चन आ रहा है कि ए ऑफर्स बी to purchase a car in 2 lakh rupees, but on behalf of B, his son या his friend या his sister give the consent. Is it right? What do you say? क्योंकि आपके पास तो लीगल रूल है, एक्सेप्टेंस के लीगल रूल आप पढ़ रहे हैं। आप बताइए क्या ये सही होगा? नो मैम। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप तो सही पढ़ रहे हो। आपने क्या पढ़ा है? ओनली सिर्फ बी ही देगा कंसेंट। ए है और बी है। ए ने बी को बोला है कि भाई ये मेरी गाड़ी है और मैं इसको 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम इसे खरीदोगे? लेकिन बी की जगह डी है, वो क्या देता है, ठीक है खरीद लेंगे। सही है ये सही नहीं है एज पर लॉ। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि ये बी ही से हाँ ना करेगा। ठीक है, तो ये तो पहला रूल है हमारा। अब इसे हम कैसे पढ़ते हैं? इन केस ऑफ ए स्पेसिफिक ऑफर, अपने स्टडी मेट में देखेंगे सभी। इन केस ऑफ ए स्पेसिफिक ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। ये सिर्फ वही व्यक्ति इसको एक्सेप्ट करेगा जिसको ये किया गया है। सिर्फ बी ही एक्सेप्ट करेगा, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी मम्मा, उसका डैडी नहीं, कोई नहीं करेगा, सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एक केस आया है इसमें। केस कौन सा है? केस पढ़ आगे केस है इसमें, केस लो है। कौन सा केस है ये? बर्टन वर्सेस जॉन्स केस है इसमें, बर्टन वर्सेस जॉन्स। ये 1857 का केस है बेटा। इसके फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूं क्या है। इसके फैक्ट्स में यही था कि ऑफर किसी और को किया, सॉरी ऑफर जिसे किया गया था उसने एक्सेप्ट नहीं किया, किसी दूसरे ने कर दिया। लेकिन फिर जो ऑफरर था उसने क्लेम कर दिया कि एक्सेप्ट हो गया था। जी क्या ये एक्सेप्ट हो गया था? नहीं। और इंडिया ये लॉ जो इस्टेब्लिश हुआ है वो इसी के थ्रू हुआ है, नहीं एक्सेप्ट ही नहीं हुआ था। अगर एक्सेप्ट तो सिर्फ वही वे, तभी तो ये रूल्स क्यों बनते हैं? रूल्स तभी तो बनते हैं जब हमारे सामने ऐसी चीजें आती है। तो इट इज नाउ इस्टेब्लिश्ड लॉ विद अस, इस्टेब्लिश्ड है ये फैक्ट, अब सेटल्ड लॉ है कि एक्सेप्टेंस वो ही देगा जो जिसको प्रपोजल किया गया है। मैं आपको इसके कुछ फैक्ट्स पढ़ के बता रही हूँ। फैक्ट्स इसमें यही हैं जो मैंने अभी बताए हैं, सिर्फ घुमा फिरा के बातें लिख दी उन्होंने। बोल्टन बोट ए बिजनेस फ्रॉम ब्रोकलिस्टर। सपोज ए ने बी और जे का नाम ले लेते हैं। बी ने जे से एक बिजनेस खरीदा, हु वाज ब्रोकलहर्स्ट क्रेडिटर्स, और किससे खरीदा? जो इसका क्रेडिटर था। आप अपने स्टडी मेट में पढ़ेंगे, देखेंगे जो इसका क्रेडिटर था। बी बॉट ए बिजनेस फ्रॉम जॉन्स जे, ये कर देते हैं। ठीक है, बोल्टन बॉट ए बिजनेस फ्रॉम ब्रोकलहर्स्ट। क्लियर? ये जो बोल्टन था इसने एक बिजनेस खरीदा, लेकिन ये जो जोन्स था हु वाज ब्रोकलहर्स्ट क्रेडिटर प्लेस्ड एन ऑर्डर विद ब्रोकलहर्स्ट फॉर ए सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स। अब इसका जो इसने बी ने सी से खरीदा, लेकिन जो जे है ये इसका क्रेडिटर है जिसने क्या किया, कुछ गुड्स को सर्टेन गुड्स सप्लाई कर दिए।
जिसके बिहाफ पे इसने कहा कि ठीक है, बी ने जो ऑफर किया वो जे ने एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे। हाँ, अब जे ने अगर एक्सेप्ट किया तो फिर सी का क्या फायदा है यहाँ पे? एक्सेप्टेंस किसे देनी थी यहाँ पे? उस बिजनेस की, जे ऑब्वियसली। लेकिन किसने दी? थर्ड पार्टी ने दे दी, जो बिल्कुल ही सही नहीं है। सॉरी, ठीक है। Had the offer was not made to B, therefore there was no contract between B and J. कोई इसके और इसके बीच तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच है? बी और सी के, जिसे ऑफर किया गया, और ये इसका क्रेडिटर है जे, ये फालतू में घुस गया यहाँ, जिसकी जरूरत ही नहीं है। तो याद रखना, कीप इन योर माइंड, द एक्सेप्टेंस विल बी only, acceptance will be given only to that person to whom it is made, है ना? अगर ए ने बी को बोला है यस, तो बी कई बार क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि जैसे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हो, लेकिन वो मोबाइल जिसका है वो किसी और के हाथ में। सपोज आपने किया है कि आपने किसी को पूछा है आई लाइक यू, वुड यू लाइक मी, उधर से उनके डैडी या मम्मा के हाथ में फोन है, या किसी और के, उसके फ्रेंड के हाथ में फोन है, फ्रेंड हाँ ना करके भेज रही है, तो क्या अथॉरिटी है उसको यस और नो की? नो। लेकिन यहाँ पे याद रखना, इन मैटर ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, इन मैटर ऑफ व्हाट्सएप, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश दिस काइंड ऑफ लॉ। पता ही नहीं चलता कहाँ क्या हो गया, ठीक है? तो ये कोर्ट वहां ऐसी जगह अपना जुडिशियल माइंड यूज करता है, ठीक है? एंड नाउ ये केस है, ये आप खुद करेंगे। एक एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। सेकंड पॉइंट है, इन केस ऑफ ए जनरल ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हु हैज द, हाँ ये चीज इसके साथ देख लो जो आपकी स्टडी मेट में लिखा है, दिस इज द लाइन। अब तो हम इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर, है ना, पढ़ा है कि जिसको हमने बोला है खरीदने के लिए वही उसे हाँ या ना करेगा। लेकिन इन केस ऑफ जनरल ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन, सी, हु हैज द नॉलेज ऑफ द ऑफर, जो थ्रू एडवर्टाइजमेंट है, ऑप्शन है, ठीक है? तो इन दिस काइंड ऑफ ऑफर व्हाट कैन बी, बड़े रिलैक्स मोड में पढ़ रहे हो भाई, क्या बात है? बैठो, सिट। किसको? ओके, acceptance must be absolute and unqualified. Now the second rule is acceptance must be absolute and unqualified. if and but नहीं होना चाहिए एक्सेप्टेंस में। अगर कोई एक्सेप्टेंस है, अब ठीक है बेटे, तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसके लिए हम सेक्शन 7 देखेंगे। एक्सेप्टेंस इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है? कंप्लीट, कोई इफ एंड बट नहीं, कोई कंडीशन नहीं। याद रखना, मैंने आपको एक बात बताई थी, एक चीज समझाई थी कि प्रपोजल तो हो सकता है कंडीशन के साथ, भाई मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता हूँ लेकिन मेरी शर्त ये है कि वो पहाड़ों पे इतने किलोमीटर प्रति घंटे की उससे चलती हो, ये मेरी शर्त है। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो ही कैन फाइल ए क्लेम। ध्यान से सुनिए, हंसिए नहीं। अब थोड़े से फोकस्ड हो जाइए, उस एरिया से बाहर निकलिए, है ना। सी, आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो मयंक, कल आपसे सारे लीगल रूल्स पूछूंगी मैं जितने आज पढ़ा रही हूँ। आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो बट आपने कंडीशन रख दी कि मैं ऐसी गाड़ी, आपने
जो सेलर है उसी को जाके बोल दिया मैं ऐसी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ जब मैं घूमने जाऊं कश्मीर की वादियों में, तो वो वहां पे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, उसका माइलेज ये निकले। लेकिन वो तो 30 का भी नहीं दे रही है एवरेज। तो कंडीशन फुलफिल हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। आप क्लेम कर सकते हो अगेंस्ट सेलर, और उसने ठोक बजा के बोला हाँ जी 60 नहीं 70 देगी, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुई यहाँ पे, इसलिए प्रपोजल। लेकिन अब याद रखना, अब अगर कोई ऑफर दे रहा है और दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस दे रही है, तो एक्सेप्टेंस कंडीशन के साथ नहीं हो सकती। जो जैसा है उसे ऐसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? एक एक शब्द को ध्यान से समझिए। आप मंडी में जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, 20 रुपए किलो टमाटर, 20 रुपए किलो टमाटर। एक्सेप्टेंस कहां होगी? अगर आपने उसको 20 किलो रुपए टमाटर को एज इट इज बोल दिया कि ठीक है 20 रुपए किलो, 1 किलो तोल दे, ठीक है। लेकिन अगर आपने बोला नहीं 15 रुपए किलो टमाटर लूंगा मैं, तो अगर देना है तो दे दे, एक्सेप्टेंस नहीं हुई, क्योंकि एक्सेप्टेंस किसी सूरत हाल हो ही नहीं सकती कंडीशन के साथ। अनक्वालिफाइड का मतलब होता है अनकंडीशनल, इसके ऊपर लिख दो, सेक्शन 7 है इसके बारे में। अच्छा ये तो मैंने लिखा नहीं, समझाते समझाते भूल गए बच्चों को। ये तो मैं पूछूंगी मयंक से कल, सबसे पूछूंगी मैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड से मतलब यहाँ ये मत समझने का कि उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है ना। तो जो लीगल लैंग्वेज जब आप पढ़ोगे तो यू हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड। ये आपकी ड्यूटी है कि आप किसको कैसे पढ़ रहे हो। तो सेक्शन 7 की जब हम प्लेन रीडिंग पढ़ते हैं तो वो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है बेटा, साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेंस तो अनकंडीशनल होगी। समझ रहे हो ना? और एक्सेप्टेंस जब अनकंडीशनल होगी, यस, अगर कोई आपसे पूछे प्रपोजल क्या कंडीशन के साथ हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस कंडीशन के, क्योंकि अगर आपने एक्सेप्टेंस कंडीशन के साथ कर दी तो उस आपने काउंटर ऑफर कर दिया, फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं दी आपने, फिर वो पार्टी चेंज हो गई। जिसने एक्सेप्टेंस के साथ कंडीशन लगा के दी, अब वो ऑफर हो गया, काउंटर ऑफर कर दिया, उस पहले ऑफर की वैल्यू खत्म हो गई। एक बार और बता दीजिए। हाय हाय, किसने पूछा है? कितना स्वीटली पूछ रहे हो भाई, किसने पूछा है बताओ? राधा। राधा। मैम जैसे क्रॉस ऑफर नहीं है, काउंटर ऑफर। क्रॉस ऑफर आइडेंटिकली होता है, मैंने आपको वो वर्ड आपको बोला था कि हाईलाइट करो, कीप इन योर माइंड, क्रॉस ऑफर नहीं होगा। क्रॉस ऑफर में दोनों पार्टी ऑफर करती हैं, समझ रहे हो ना? यहां पे काउंटर ऑफर होगा, उसके ऑफर में ही कुछ ऐड करके दे दिया उसे, समझ रहे हो ना? उसी के ऑफर में कुछ इफेक्ट बट जोड़ के दे दिए उसको, दैट इज काउंटर ऑफर। अच्छा ये राधा, क्या आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड नहीं किए बेटा? मैंने काइंड्स ऑफ ऑफर उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। ये हु आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन? नहीं किए तो आप उनको बोलेंगे, अपने सर को बोलेंगे, बैकअप लेंगे आप लोगों का, ठीक है जी हाँ। और जब तक क्लियर नहीं हो जाए तब तक उसको देखते ही रहना, जी मैम। ठीक है? ये आपकी जिम्मेदारी है। अब अगर देखो किसी बच्चे ने यहाँ क्रॉस ऑफर नहीं बोला जिसने मेरी पहली क्लास ली थी, क्योंकि उन्हें पता है क्रॉस ऑफर तो हार्डली होता है। उधर से बी ने लेटर डाला, इधर से ए ने लेटर डाला, खैर चिट्ठी पत्र का तो जमाना ही गया, अब तो व्हाट्सएप पे होता है सब कुछ, है ना? तो वो क्रॉस हो गया, जैसे ही वो क्रॉस हुआ दैट मींस आइडेंटिकली। देखो अगर फिर उस पे चाहे ऑफर में, फिर वहीं चले जाएंगे, हम ऑफर ही नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम प्रपोजल से आगे नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है?
राधा मैं आपको अलग से बताऊंगी, ठीक है? अदरवाइज सबको क्लियर है ना काइंड्स ऑफ ऑफर? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बेटा, वो काउंटर ऑफर होगा राधा, इसको लिख लीजिए आप, वो क्रॉस ऑफर नहीं होगा। यस। अब एज पर सेक्शन 7, एज पर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, इसको पढ़ो ओजस्विनी, आप पढ़ो बेटा इसके लैंग्वेज को स्टडी मेट की, और सब ही सुने। हाय हाय थैंक्स फॉर द कमेंट कॉम्प्लीमेंट। और मुझे तो सारे बच्चे रोज ही सुंदर लगते हैं भाई, है ना? क्या मैं तो रोज सुंदर लगती हूँ, मैं आज ही थोड़ा ना सुंदर लग रही हूँ राधा। मैं आज देखूंगा। अच्छा, आपने आज देखा, चलिए थैंक यू, थैंक्स अलॉट बेटा, थैंक यू वेरी मच। चलिए As per Section 7 of the Act, acceptance is valid only when it is absolute and unqualified, and it is also expressed in some usual and reasonable manners unless the proposal prescribes the manner in which it must be accepted. वेरी गुड। If the proposal prescribes the manner in which it must be accepted, then it must be accepted accordingly. एक्सेप्टेंस इज वैलिड, ध्यान से सुनेंगे सभी। कोई भी स्वीकृति तब वैलिड होती है ओनली व्हेन इट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। लीगल रूल है बेटा, कोई भी एक्सेप्टेंस तभी अंडर लॉ होती है, अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होती है, जब वो अनक्वालिफाइड हो, जब वो एब्सोल्यूट हो, पूरी तरह से जैसे उसने ऑफर किया था उसी तरीके से। अगर उसने कहा था अपनी स्वीकृति तुम टेलीग्राम से भेजना, व्हाट्सएप पे मैसेज मत करना, चिट्ठी से भेजना, लेटर लिखना, तो आपने लेटर ही लिखना होगा। ये मोड ऑफ एक्सेप्टेंस में पढ़ाऊंगी आपको, आप व्हाट्सएप पे नहीं करोगे, इसको लॉ एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोर्ट ऑफ लॉ में आप फेल हो जाओगे बेटा। लेटर ही भेजना होगा, अगर उसने कहा है एक्सेप्टेंस लेटर से देना। आपको ऑफर तो उसने भेज दिया, अब आपको उसकी कंडीशन के हिसाब से चलना है। जैसे जैसे ऑफरर कह रहा है कि आप मुझे अपनी स्वीकृति इस लेटर के जरिए भेजेंगे, व्हाट्सएप नहीं चलेगा, फोन भी नहीं चलेगा, व्हाट्सएप कॉल भी नहीं चलेगी, सिर्फ लेटर चलेगा। तो आपको दिस इज द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। अब लेकिन आपने अब इसमें एक रूल और है, आपने एक्सेप्टेंस में ये बोल दिया फोन ये बता के कि यार आपने एक्सेप्टेंस कर दी व्हाट्सएप के जरिए, अब क्या होगा? अब उस पे डिपेंड करता है कि वो इस एक्सेप्टेंस के मोड को जिस तरीके से आपने किया स्वीकार करे या रिजेक्ट करे। उसके पास ऑप्शन है, वो रिजेक्ट कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है वो कर सकता है, इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज आपको उसी तरीके से करने के लिए बोला है, वो रिजेक्ट कर सकता है। और हम क्या पढ़ते हैं कि अगर एक बार एक्सेप्टेंस हो जाए तो वो कभी भी फिर यू कांट गो बैक फ्रॉम योर वर्ड्स, वो रिवोकेबल तो है ही नहीं फिर, समझ रहे हो? अब सी एक्सेप्टेंस इज वैलिड, इन्हें अंडरलाइन कर लो इन शब्दों को, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड के ऊपर लिखो अनकंडीशनल, और एब्सोल्यूट बिल्कुल नो इफ नो बट, समझ रहे हो ना? एब्सोल्यूट कंप्लीट, पूर्ण रूप से। क्लियर? सेक्शन 7 से गवर्न होता है ये रूल। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना लोगे, किसी भी चीज को फंस जाओगे। जो वर्ड जैसा लिखा है, जिस सेक्शन से गवर्न होता है उसी में करोगे, बिकॉज हर सेक्शन का एक पर्पज है। अगर दीज वर्ड्स आर देयर देन देयर इज अ पर्पज ऑफ दीज वर्ड्स,
समझ रहे हो ना? तो इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये इनकलकेट हो जाए अच्छे से। यस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी द वर्ड यू विच इज यूज्ड हियर, दैट इज मस्ट। मैंने आपको मस्ट और शुड का यूज बताया था ना। मस्ट मतलब सूरत हाल होना चाहिए, कोई स्कोप ही नहीं है चेंज का। और शुड मतलब होना चाहिए, बट कुछ स्कोप हो सकता है अगर कोर्ट ऑफ लॉ चाहे, आप नहीं। इट शुड बी तो थोड़ी सी गुंजाइश होती है, इट मस्ट बी कोई गुंजाइश चेंज की नहीं होती, जो वर्ड लिखे गए हैं एज इट इज फॉलो करने। ओके, यूज एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रेस्क्राइब द मैनर। सी, देखो, सी द लाइन इन योर स्टडी मैट। बेटा स्टडी मैट जिसके पास नहीं है वो ले लो, वरना तो लो नहीं हो पाएगा कवर आप। ये मैं कह रही हूं आपको आज फिर से। भवेश, अच्छा किन किन बच्चों के पास नहीं है? कहीं हो सकता है अगर आप नहीं ले पा रहे हो, किसी वजह से आप अरेंज नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ये इंस्टीट्यूट अवेलेबल करा सकता है पीडीएफ फॉर्म में। कौन है जो मैम नहीं? मैं मंडे को ले लूंगा। पक्का? यस मैम। ठीक है, अगर ऐसी कोई भी नेसेसिटी है, दिस इज द बेसिक नीड ऑफ बिजनेस लॉ क्लास, आपके हाथ में आपका स्टडी मैट होना चाहिए। तो आप हमें बताइए, आप अपने मतलब इंस्टीट्यूट को बताइए, आपको स्टडी मैट अवेलेबल ओके मैम। कराया जाएगा। ठीक है, लेकिन ओके इतना टफ रास्ता नहीं है स्टडी मैट को लेने का, आप ले सकते हो इजीली, यू कैन अरेंज, राइट? तो आप इसको ओके जब मैम। कल क्लास होगी, भवेश ओके स्टडी मैट होना चाहिए बेटा आपके पास। ओके मैम। चलिए नाउ देखो ये क्या कह रहा है। अच्छा, प्लेन रीडिंग कौन देगा इसकी? प्लेन रीडिंग अब की बार पढ़ेंगे रितिका। रितिका पढ़ो बेटा। एक्सेप्टेंस इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड, ये समझ आ गया है हमें। एंड इज आल्सो एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। रीजनेबल मैनर और यूजुअल, जो सही है और जो तरीका होता है। ऐसा थोड़ा ही ना 12 बजे एक्सेप्टेंस दे रहे हो रात में, रीजनेबल तरीके से करो भाई, उठपटांग तरीके से मत करो। आया ना? आपने किसी को एक्सेप्टेंस के लिए बुलाया है तो ऐसा थोड़ा ही ना रात को 12 बजे शमशान घाट पे बुला लोगे उसको, वो तो वैसे ही डरेगा, कहाँ है कि एक्सेप्टेंस देगा तुम। रीजनेबल मैनर थोड़ा ही हुआ वो तो कुछ और ही हो गया, वो तो घर से भी नहीं निकलेगा। समझ रहे हो ना? तो ये एक रीजनेबल तरीके से होना चाहिए। और मैं आपको आज एक शब्द, ये जो रीजनेबल वर्ड आपके स्टडी मेट में यूज हुआ ना, इसे आज तक सुप्रीम कोर्ट नहीं समझा पाया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबलनेस। रीजनेबलनेस का मीनिंग क्या है ये नहीं, किसी को नहीं पता चल पाया। जब मैं आपको आगे केस लो कराऊंगी ना, उसके फैक्ट्स बताऊंगी, आप खुद उसमें उलझ जाओगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबलनेस। आपने किसी को ऑफर दिया है, आपको वो एक्सेप्टेंस दे रहा है एक हफ्ते बाद, आपको जरूरत थी 4 दिन पहले दे देता तो यार मैं दूसरे को थोड़ा ही ना करता ऑफर। आपने बी को ऑफर किया, सी, चलो इस रीजनेबलनेस को ही बता देती हूँ थोड़ा सा। ए ने बी को ऑफर दिया कि भाई मैं इतने 100 रुपए, ये जो 100 क्विंटल चावल है ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अब रीजनेबलनेस का क्या मतलब है? 1 महीने बाद रिप्लाई करेगा वो? उसने रिप्लाई नहीं किया, फिर 1 महीने बाद कह रहा है भाई तुमने तो ऑफर किया था, मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, अब तू बन गया, इससे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अप्लाई हो गए। उसने इस दौरान सी को अपने चावल वो कर दिए, भेज दिए, वो क्यों रुकेगा भाई? वो थोड़ा ना इतनी देर इतना रुकेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस ऑफ ए केस, व्हाट विल द रीजनेबल टाइम, रीजनेबल मैनर, रीजनेबल, जो भी रीजनेबल होगा। अब दूध है, दूध तो दिन के दिन खराब हो जाएगा। दूध का अगर ऑफर किया है किसी को कि भाई मैं इतने रुपए लीटर दूध आपको आज दे दूंगा, उसने एक्सेप्ट, क्या आप इसे लेंगे, क्या आप इस दूध को लेंगे? उसने वो 4 दिन बाद हाँ कर रहा है, हाँ दिया दूध, वो तो उसका तो मक्खन पनीर सब कुछ बन गया होगा तब तक, है ना? तो रीजनेबल का मतलब होता है सीइंग द कंडीशन ऑफ ईच एंड एवरी, जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं उस केस के, उसको देखते हुए। तो दूध इज ए पेरिशेबल थिंग, जो पेरिशेबल चीजें होती है ना, जो जल्दी नष्ट हो जाती है। चीनी है, लोड करवा दी किसी ट्रक में, ए ने बी को ऑफर किया भाई मैं इतने क्विंटल चीनी आपको भेज रहा हूँ, हाँ भाई लेकिन मुझे कल तक आ जानी चाहिए वो। ट्रक चल दिया लोड होके, बीच में बारिश आ गई,
चीनी का वही शरबत बना बना के सब पी गए, वही शरबत बन गया बारिश में। कौन किसको दोष देगा, सारी बोरियां पिघल गई भाई, बी का भी नुकसान, ए का भी नुकसान, समझ रहे हो ना। तो इन चीजों को हम ना आगे आगे पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज मत हो, अभी आपको सिर्फ बताया है जस्ट कि रीजनेबल का मीनिंग क्या होता है ना। तो रीजनेबल ये वो वर्ड है जिसको आज तक कोर्ट भी नहीं सुलझा पाई कि क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या होता है। रीजनेबल का मतलब होता है बस रीजनेबल, जो फिट समझो, विच इज फिट एंड फाइन। unless the proposal is prescribed the manner in which, अब आगे देखिए, see the words, see the lines, is also expressed in some unusual and reasonable manner unless the proposal prescribes the manner in which it must be accepted। जब तक कि ऑफरर ने तरीका ना लिख दिया होगा उसमें, उसमें क्लोज ना ऐड कर दिया हो कि भाई एक्सेप्टेंस ना आप मुझे लेटर के थ्रू भेजना, व्हाट्सएप के थ्रू नहीं भेजना, तब तक आप किसी भी तरीके में एक्सेप्टेंस को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफाई लिख दिया है, बिल्कुल पर्टिकुलर लिख दिया है, क्लोज जोड़ दिया है कि नहीं ये जो है ना, तुम जो एक्सेप्टेंस दोगे वो लेटर से दोगे। अब ये ऑफर पे डिपेंड करता है कि वो उसे एक्सेप्ट करता है उस दूसरे तरीके से या उसे रिजेक्ट करता है। ठीक है, दूसरे तरीके से वो रिजेक्ट, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये उसकी मजबूरी नहीं है अब, क्योंकि उसने तो लिखा था लेटर के थ्रू भेजना, तूने व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया, ये तुम्हारी गलती है, यू आर एट फॉल्ट, नॉट आई एम नॉट ऑन द रॉन्ग। ठीक है, मैं हूं ही नहीं गलत, सो ही कैन रिजेक्ट द ऑफर, वो ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट क्या है, सी, इसे एग्जाम्पल को पढ़ेगा कौन, ओजस्विनी एग्जाम्पल पढ़ो। एग्जाम्पल पढ़ो बेटा। M offered to sell his land to N for 280 and replied purporting to accept the offer but enclose a check for 80 only. He promised to pay the balance of 200 by monthly installments of 50 each. It was held that N could not enforce his acceptance because it was not a qualified क्या कर one. दिया उसने, शर्त लगा दी, अनक्वालिफाइड तो नहीं रही अब ये, अब क्या हो गया इसमें, कंडीशन लगा दी, और जब से कंडीशन लगी ये ऑफर एक्सेप्टेंस रहा ना कुछ और रहा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, समझ रहे हो। सी, M offers to sell his land to N, मैं आपको, मुझे कुछ ना चेहरे ऐसे दिख रहे हैं जिनको समझ ही नहीं आया, मैं समझाती हूँ इसको। सी, M ने क्या किया, अपनी इस लैंड को किसको, N को बेच दी, कितने में, 1 लाख में। N को बेची है, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो अब B रिप्लाइड दैट, B ने रिप्लाई किया, बात किस किस के बीच हो रही है, M और N के बीच। B ने रिप्लाई किया, सॉरी मैं तो दूसरे उस पर चली गई, सॉरी, N रिप्लाइड, N ने रिप्लाई किया, purporting to accept the offer but enclosed a check for £80 only। कितने में उसकी वो हुई थी पूरी, £280। ठीक है, ऊपर के देखिए, M offered to sell his land to N for £280, not 1 लाख, 280 में। N replied purporting to accept the offer but enclosed a check for £80 only. He promised to pay the balance। अब उसने क्या कहा कि ठीक है मैं आपको जो 80 तो दे दिया, 80 दे दिया, कितना बचा, 200 बचा, ये 200 कब देगा, ये 200 में आपको बैलेंस जो है इंस्टॉलमेंट के थ्रू दूंगा 50-50 पाउंड की। It was held and could not enforce his acceptance because it was not unqualified one। अब क्या हुआ, उसने तो ये बोला था कि भाई मुझे सारे 280 पॉइंट एक साथ ही चाहिए, आप उसे छोड़ दीजिए, अब वहां मत देखिए, मेरी बात सुनिए पहले, आपको सब समझ आ जाएगा।
ए ने बी को बोला अपनी एक लैंड जो है वो उसको बेच दी, ठीक है, और उसे ये बोला कि भाई ये जितने भी 280 रुपीज है ये सारे मुझे एक साथ ही देने हैं। तो जो भी मैं जिसको भी बेचूंगा मैं इसको इंस्टॉलमेंट में नहीं लूंगा। लेकिन बी ने क्या किया, 80 रुपीज तो पहले दे दिए और ये लिख करके भेजा, ये क्लोज ऐड कर दिया और उसमें कि मैं आपको इंस्टॉलमेंट में 50-50 देता रहूंगा। ए ने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज यहां क्या हुआ, सेक्शन 7 का एप्लीकेशन नहीं हुआ। सेक्शन 7 ये कहता है ऑफरर जिस मैनर में चाहे, अगर उसने लिख दिया है स्पेसिफिकली तो उसी तरीके से एक्सेप्टेंस देनी होगी। आप अपनी तरीके से इफ एंड बट नहीं जोड़ सकते, फिर तो इसका जो लीगल रूल ये बनाया है इसका मीनिंग, इसका पर्पस फेल हो जाएगा, सेक्शन 7 का पर्पस फेल हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है ये सबको, ये समझ आ गया? Yes, ma'am. वेरी गुड, यस मैम। बहुत अच्छे बच्चे। सेम जो है नीचे का एग्जाम्पल है, यस सेम जो है आपका नीचे का एग्जाम्पल है बेटा, इसे आप खुद पढ़ेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका मैं होमवर्क दे रही हूं, ये आप खुद पढ़ेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट, अभी तक तो 2 ही एक्सेप्टेंस के रूल पढ़े हैं, ये एक्सेप्टेंस भी कल के लेक्चर में जाएगी शायद। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी, मस्ट वर्ड की अहमियत मैंने आपको बता रखी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मस्ट और शुड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, सभी हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालिए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सी, मैंने आपको एक दिन टेलीफोनिक वो बताया था कि अगर फोन पे एक्सेप्टेंस होती है तो रूल्स चेंज हो जाते हैं, जब लेटर के थ्रू एक्सेप्टेंस होती है तो रूल चेंज हो जाते हैं। आज तक कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, कोर्ट ऑफ लॉ, लेटर के थ्रू जो एक्सेप्टेंस होती है या फोन के थ्रू जो एक्सेप्टेंस होती है उसमें उलझा हुआ, कोई क्लैरिटी आज तक नहीं है, मैं आपको बता दूं, और क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगी जब हम सेक्शन 3, 4, 5 पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। अभी तो हम इसका लीगल रूल समझ लेते हैं, ठीक है। आप ना वॉश आउट करो जो भी नॉलेज है अभी एक्सेप्टेंस को लेके, सिर्फ ये 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ये अपने दिमाग में रखो। नाउ थर्ड पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, हर हाल में कम्युनिकेट होनी चाहिए। आपने फोन किया, जो मुंबई में बैठी है या बैठा है, ठीक है, आई लाइक यू, यू लाइक मी। जब बी ने एक्सेप्टेंस दी, वहां से ट्रेन बहुत जोर से सीटी देती हुई आ रही थी, आपको सुना ही नहीं, वो जो उधर मुंबई में बैठी है रिसीवर रख दिया जी, आप बैठे हो इंतजार में, एक्सेप्टेंस आएगी आएगी, क्या होगा, जिंदगी गुजर गई, अब तक तो फोन नहीं आया, क्या होगा, कोई सॉल्यूशन कोर्ट के पास है आपका या आप ही के पास है, दोबारा फोन कर लेंगे दोबारा फोन कर लोगे। देखो ऐसे केस में क्या होता है, इन केस ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आपकी नॉलेज में एक्सेप्टेंस नहीं आई और सेक्शन 3 कहता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट कम इनटू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, हर हाल में। अगर उसकी नॉलेज में नहीं आई है एक्सेप्टेंस, फिर वो किसी और को अपना सामान बेच देगा। सपोज आज ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं ये जो 100 क्विंटल राइस है, ये चावल है, ये मैं आपको देना चाहता हूं कि आप इसे खरीदेंगे। इसकी एक्सेप्टेंस बी ने दे दी, ए ने सुन लिया, वैलिड हो गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिक्कत कहाँ होती है, जब ऑफरी तो एक्सेप्टेंस दे देता है और ऑफरर की नॉलेज में नहीं आती, फिर यहाँ पे दोनों का घमासान होता है। जितने फैक्ट्स है ना केस के,
इस पे बहुत ज्यादा होता है। आज मैंने तो एक्सेप्टेंस दे दी थी इतने इतने में, जब एक हफ्ते उसने इंतजार किया, उधर से बी सोच रहा है मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, उधर ए ने सारा राइस किसी और को भेज दिया, ले भाई खा ले चावल। चावल कौन खा रहा है? सी खा रहा है। बी ने एक्सेप्टेंस भी दे दी थी, फिर भी राइस कौन खा रहा है? सी खा रहा है। बी की क्या गलती है भाई? बी की तो गलती नहीं है ना। बी की गलती यहाँ ये है कि वो उसकी नॉलेज में लेके नहीं आया। ऐसे फेंक देना या अपनी मन में सोच के बैठ जाना, किसी भी दैट नेवर कम इनटू द रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अपने ही मन में सिर्फ एक मेंटली सोच के बैठ जाना, तो ये कभी भी उसमें नहीं आते हैं। सी टू कंक्लूड ए कॉन्ट्रैक्ट, सी एक एक शब्द को ध्यान से देखिए। टू कंक्लूड ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम परसेप्टिबल फॉर्म। परसेप्टिबल फॉर्म जो बताया गया है, जो प्रेस्क्राइब्ड है, जिस तरीके से कहा गया है उस तरीके से ही उसे हाँ कर दो, ठीक है? तब तो हो सकता है कुछ, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस, सॉरी, any conditional acceptance or acceptance with varying or two deviant conditions is no acceptance। अंडरलाइन कर लो, तब से दोहरा रही हूं जब से लेक्चर शुरू किया है। अगर अब भी अगर आपने किसी को कुछ बोला कि हाँ ये तो कंडीशन के साथ हो सकती है, तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या कह रहे हैं ये? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम परसेप्टिबल फॉर्म, एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस विद वेरिंग और टू, वेरिंग का मतलब होता है पलट के बता देना, उसमें कुछ फेर बदल कर देना, चेंजेस कर देना। तो चेंज करके नहीं कर सकता है कोई भी, कंडीशन के साथ नहीं कर सकता है, ठीक है? डेविएंट इन नो एक्सेप्टेंस, अंडरलाइन करो इसे। सच कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज ए काउंटर प्रपोजल। ये मुझे क्रॉस ऑफर किसने बोला था? राधा ने बोला था ना। देखो बेटा, अपने आप लाइन आ रही है साफ, दैट इज काउंटर प्रपोजल, नॉट क्रॉस ऑफर, ठीक है? And has been accepted by the proposer if the original proposal has to materialize into the contract। जो पहला ऑफर है वो खत्म हो जाता है और फिर आप ऑफर बन जाती हो, पार्टी चेंज हो जाती है, वो काउंटर ऑफर हो जाता है, फिर एक्सेप्टेंस उधर से आएगी। अगर उधर से भी कंडीशनल आ रही है, फिर ऑफर खेलते रहो। वो कह रहा नहीं जी, वो 15 रुपए कह रहा है, वो कह रहा नहीं जी 10 दूंगा बस, अब तो मैं तो 25 दूंगा, 20 दूंगा, फिर वो कह रही है नहीं नहीं 5 है, ये मतलब फिर तो काउंटर प्रपोजल हो रहा है, एक्सेप्टेंस नहीं होगा। The acceptance must relate specific, oh sorry, further when a proposal is accepted, the offeree must have the knowledge of the offer made to him। उसे knowledge होनी चाहिए हर हाल में। If he does not have the knowledge, there can be no acceptance। See the rule relating to acceptance। अगर ऑफरर की नॉलेज में नहीं आई है वो चीज, एक्सेप्टेंस अगर ऑफरर की नॉलेज में नहीं आई है तो कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। वो एक्सेप्टेंस मस्ट कम इनटू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, समझ रहे हो ना? वो उसकी ऑफरर की नॉलेज में आनी चाहिए। द एक्सेप्टेंस मस्ट रिलेट स्पेसिफिकली टू द ऑफर मेड, देन ओनली इट कैन मैटेरियलाइज इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्टेंस हो गया ऑफर का तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। द अबव पॉइंट्स विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। ये हम कर लेंगे। Third point we have started, that is the acceptance must be communicated, ठीक है? 3 points we have gone through today। First is, पहला कौन सा है? पहला लीगल रूल कौन सा है relating to acceptance? Acceptance can be given only by the person to whom offer is made। Yes, आप इसमें किस वर्ड को ज्यादा ध्यान में रखेंगे? ओनली। सिर्फ ओनली का मतलब होता है सिर्फ वही एक्सेप्टेंस दे सकता है जो जिसको ऑफर किया गया है। एंड सेकंड पॉइंट, It must be absolute and unqualified। वेरी गुड। एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड समझ आ गया? अगर ये समझ आ गया तो एक्सेप्टेंस समझ आ गई है बेटा, याद रखना। और कल कुछ ऐसे रूल रिलेटिंग टू लेटर बताऊंगी जो आपको अगर क्वेश्चन आता है कंफ्यूजन नहीं होना है। जो मैं शब्द बोलूंगी बस वो लिख देना, कि अपना स्टडी मैट भी मत पढ़ना, क्लास नोट्स पढ़ के चले जाना, ठीक है?
तो कीप इन योर माइंड कंसेप्चुअली क्लियरेंस होना चाहिए। वो क्लियरिटी अगर आपको है तो फिर आप खुद स्टडीमेंट बनाओगे सीए का, आप खुद उसको फॉर्म करोगे। हाँ जी, तो ये सही नहीं है, ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए, वो यहाँ आना चाहिए। और वो कब आएगा? व्हेन यू हैव नॉलेज, नॉलेज इज पावर इटसेल्फ, है ना। और थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? Acceptance must be communicated. वेरी गुड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जिसको मैं कुछ तो बता चुकी हूँ। एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल क्लियर टुमारो, वी विल डू टुमारो, ठीक है। तब तक के लिए आपको जो बताया मैम है, मैम मंडे को आप पढ़ाओगी बीसीआर? नहीं, किसने बोल दिया? मैं ना पढ़ा रही हूँ, किसने अच्छा। बोला? मैम ये बीसीआर कौन सा सब्जेक्ट है? बीसीआर है लॉ में बिजनेस आता है। कम्युनिकेशन रिलेशनशिप, जो भी है ये आपका, जो बिजनेस में जो रिपोर्टिंग। कम्युनिकेशन होता है ना बेटा, वो आपका लगा है। बट मैं ना पढ़ाऊँ, ठीक है। मैं ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। मैम आप ही पढ़ा दो। हाँ मैम आप ही पढ़ा दो। मैं ही पढ़ा दूँ, पक्का? हाँ तो ये तो आपको अपने सर को बोलना पड़ेगा। ठीक है। ओके मैम, हम बोल देंगे। हाँ ठीक है, क्योंकि फिर मैं अपनी जी। फीस ना थोड़ी बढ़ाऊंगी ना। अभी जितना मुझे पर मंथ मिल रहा है, मैं उससे ज्यादा बढ़ाऊंगी फिर अपनी फीस। मैं थोड़ा ही ना इतने में 20,000 पढ़ा दूंगी। अगर मुझे 20,000 पढ़ाना पड़ेगा तो मेरा तो पेमेंट और भी जाएगा ना, मेरा तो फायदा है। ओजस्वनी हंस रही है। चलिए, वो तो देख लेंगे, जैसी भी सरकमस्टांसेस होंगी, फैक्ट्स होंगी, ठीक है बेटा। आपको जो पढ़ा है जी पर उसको रिवाइज करोगे, क्योंकि ये लीगल रूल्स ऐसे होते हैं हर पॉइंट में कि आपको उस दिन क्लियर होने चाहिए। अगर आपको ये क्लियर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। ओके मैम। अभी तो क्या ना, अभी तो आपने शुरुआत की है, अभी तो बहुत चीजें बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है ना? तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। कल भी आपकी क्लास होगी, है ना? मैम। ओके बेटा, ओके मैम। बाय मैम। ओके बाय 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 मैम। बाय बेटा। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। यू टू मैम। चलो ठीक है, लीव कर दो क्लास को। कृतिका बेटा, यू ऑल्सो कैन लीव। कृतिका, आई एम ऑडिबल टू यू?